हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम वेल्स ऑफिशियल। आज हम लोग एक नए पोएम को डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसे जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जॉन डन का जो परिचय है वो ले लेते हैं ना। तो क्योंकि किसी भी पोएम को पढ़ने से पहले पोएट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग ये जो टॉपिक का जो टाइटल है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसको थोड़ा सा समझते हैं, है ना। इसका हिंदी अर्थ है कि मेरी सबसे प्रियतम, मैं नहीं जा रहा हूँ, है ना। स्वीटेस्ट लव यानी कि मेरी सबसे प्रियतम, जो सबसे प्रिय व्यक्ति होता है ना। और यहाँ कह रहे हैं आई डू नॉट गो, यानी मैं नहीं जा रहा हूँ। एक्चुअली ये बहुत ही अंग्रेजी के एक महान कवि हैं जॉन डन, जिनके द्वारा ये लिखी गई है, जिसमें वे अपनी पत्नी को सांत्वना देते हैं कि उनका जाना केवल एक अस्थाई अलगाव है, प्रेम का अंत नहीं है ना। तो हम लोग कविता का जो शीर्षक है, इसका मुख्य अर्थ है कि कवि अपनी प्रेमिका या पत्नी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि भले ही उन्हें किसी यात्रा पर जाना पड़ रहा है, लेकिन वे उनसे दूर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनका सच्चा प्रेम हमेशा जुड़ा रहेगा, है ना। कवि समझाते हैं कि जीवन में थोड़ा बिछड़ना भी ज़रूरी है और लौटकर वापस आएंगे। तो यह कविता अटूट प्रेम की अमरता और विश्वास को दर्शाती है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पोएट के बारे में जान लेते हैं, राइट। जॉन डन, born in 1572 and died in 1631, the pioneer of a new kind of lyrical and satirical verse called metaphysical, was born in London into a prosperous Roman Catholic family of traders at a time when England was staunchly anti-Catholic. यहाँ एक शब्द आया है पायनियर, है ना। पायनियर शब्द का अर्थ है अग्रणी, है ना। अग्रणी कहने का मतलब है कि यह उस व्यक्ति या समूह या संस्था को दर्शाता है जो किसी नए क्षेत्र, विचार या शोध या तकनीक की शुरुआत सबसे पहले करता है और दूसरों के लिए रास्ता बनाता है। इसीलिए इस पायनियर शब्द का एक और अर्थ होता है पथ प्रदर्शक, है ना, या प्रथम अन्वेषक, है ना। तो आप समझ गए होंगे। एक और यहाँ पर जो वर्ड आया है लिरिकल, लिरिकल मतलब ऐसी पोएम जिसको गाया जा सकता है, ठीक है। और एक शब्द आया है सटायरिकल, सटायरिकल का मतलब होता है हास्यात्मक कविता, है ना। सटायरिकल वर्ड्स यानी हास्यात्मक कविता। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड आया है यहाँ पे, है ना, ये देख सकते हैं, ये वर्ड है आपका मेटाफिजिकल, है ना। मेटाफिजिकल क्या होता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट शब्द है, क्योंकि ये जो पोएम है ये भी एक मेटाफिजिकल है ना। तो मेटाफिजिकल का क्या अर्थ होता है, इसका एक अर्थ होता है हिंदी में आध्यात्मिक, है ना, या पराभौतिक। अब यहाँ पर ये मेटाफिजिकल दो शब्द से मिलके बना है। एक शब्द है मेटा, है ना। ये मेटा का अर्थ होता है परे या आगे, किसी चीज़ से परे, है ना, और या आगे। और फिजिकल जो शब्द है इसका अर्थ होता है भौतिक जगत, है ना। यानी ये दोनों शब्द को अगर मिलाते हैं तो ये बनता है मेटाफिजिकल, यानी भौतिक जगत से परे, कोई चीज़ जो भौतिक जगत से परे है, इसीलिए इसे पराभौतिकी कहा जाता है, ठीक है। तो आशा है ये जो मेन शब्दों हैं, इन शब्दों को आप समझ गए होंगे। अब इस पूरे पंक्ति का मीनिंग समझते हैं। आध्यात्मिक कही जाने वाली गेयात्मक एवं हास्यात्मक कविता के नए ढंग की खोज करने वाले जॉन डन, जिनका जन्म 1572 और मृत्यु 1631 में हुआ, उनका जन्म लंदन के एक संपन्न कैथोलिक परिवार में उस समय हुआ जब इंग्लैंड कैथोलिक विरोधी विचारधारा वाला देश था। Dunn was forced to leave Oxford University without a degree because of his religion. जॉन डन को उनके धर्म के कारण बिना डिग्री के ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए
मजबूर होना पड़ा। He studied law and read theology. He also participated in 2 naval expeditions and became secretary to a powerful noble, a job he lost when he was briefly sent to prison for secretly marrying his patron's niece. उन्होंने कानून की पढ़ाई की तथा आध्यात्म का अध्ययन किया। उन्होंने 2 नौसेना यात्रा अभियानों में भाग लिया तथा प्रभावशाली एवं अच्छी सचिव की नौकरी प्राप्त की, जिसे उन्होंने उस समय छोड़ना पड़ा जब उन्हें अपने आश्रयदाता यानी जिन्होंने उनको आश्रय दिया उन्हीं की भतीजी से चोरी छिपे शादी करने के कारण कुछ समय तक उन्हें जेल जाना पड़ा। In 1615, at the age of 42, John Donne accepted ordination in the Anglican Church and soon became one of the greatest preachers of his time. 1615 में 42 वर्ष की आयु में जॉन डन ने एंग्लिकन चर्च में पादरी का पद स्वीकार किया था तथा शीघ्र ही अपने समय के महानतम उपदेशक बन गए। In love lyricism, John Donne broke completely with the Petrarchan tradition, introducing an intellectual and colloquial tone. गेय काव्य यानी गाने वाली कविता के प्रति अपने प्रेम में जॉन डन ने पुरानी परंपराओं को पूर्णतया तोड़ दिया तथा एक बौद्धिक एवं सामान्य बोलचाल योग्य स्वर का परिचय करवाया। His love poems use the latest discovery of science and geography to hammer home a point and combine passion with verbal and intellectual teasing. उनकी जो प्रेम भरी कविताएं हैं वो किसी बिंदु पर जोर देने के लिए नवीनतम वैज्ञानिक और भौगोलिक खोजों का इस्तेमाल करती हैं तथा शाब्दिक एवं बौद्धिक पीड़ा के साथ उत्कंठा के भावों का समावेश करती हैं। Donne is well known for his songs of sonnets, satires and elegies and sermons. Genuine poetic feelings, harsh meters, strained and whimsical images characterize all his poetic creations. जॉन डन अपनी रचनाओं जैसे सॉन्ग्स एंड सनेट्स, सटायर्स एंड एलिगीज एंड सरमन्स के लिए जाने जाते हैं। वास्तविक काव्यात्मक संवेदनाएं, रुक्ष छंद तथा अव्यवस्थित या चंचल चित्र उनकी समस्त काव्य रचनाओं की मुख्य विशेषताएं हैं। तो ये था हमारा कवि परिचय। अब चलते हैं कविता की ओर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरिंगनेस ऑफ दी। यहाँ पर जो कुछ शब्द आए होंगे जैसे कि गो, है ना, GOE आया हुआ है ना, ये एक्चुअली ओल्ड इंग्लिश है। ओल्ड इंग्लिश में गो ऐसे ही लिखा जाता था, बट मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग GO लिखते हैं, है ना। और इसी तरह से अभी और भी शब्द आएंगे जो आपको काफ़ी पुराने लगेंगे, है ना। यहाँ पर जैसे THEE का यूज़ हुआ है ना, ये भी ओल्ड इंग्लिश का जो शब्द है ना। उसी तरह से और भी शब्द आएंगे जैसे मी। देखिए यहाँ जो MEE मी का इस्तेमाल हुआ है ना, ये एक्चुअली ये ओल्ड इंग्लिश में। अभी तो सिर्फ MEE लिखते हैं हम लोग, है ना। उसी तरह से और भी शब्द इसमें मिलेंगे, जैसे जैसे आएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा, राइट। ओके, तो चलिए पहले यहाँ पर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, इसको शुरू करते हैं। जो इसका जो फर्स्ट लाइन है, स्टार्टिंग लाइन है ना, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरीनेस ऑफ थी। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ये जो शब्द आया है वियरीनेस, है ना, ये शब्द आप देख रहे हैं डार्क करके दिया हुआ है। वियरीनेस का मीनिंग होता है टायर्डनेस, है ना। वियरीनेस एक वर्ड है, टायर्डनेस, है ना, TIREDNESS, है ना, टायर्डनेस। इसका हिंदी मीनिंग अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है थकावट, है ना, थकावट, राइट। तो टायर्डनेस यानी थक जाना, वियरीनेस का मतलब भी होता है थक जाना या थकावट, राइट। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरीनेस ऑफ दी, है ना। इसका क्या मतलब होता है?
तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये जो कवि है ना, ये अपने यानी प्रेमिका या अपने पत्नी से कह रहे हैं कि हे मेरी सबसे प्रिय प्रेयसी, स्वीटेस्ट लव, है ना, प्रिय प्रेयसी, आई डू नॉट गो, मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूँ। ये इसका लिटरल मीनिंग हुआ। इस लाइन का वास्तविक मीनिंग है कि कवि अपनी प्रेमिका को समझाते हैं कि उसका जाना केवल कुछ समय के लिए है। यह चाहता है कि उसकी प्रेमिका दुखी ना हो, इसलिए ये बात कह रहे हैं। फॉर वियरीनेस ऑफ दी, यानी मैं तुम्हारे साथ रहकर उब नहीं गया हूँ। वियरीनेस मतलब उब जाना, है ना, थक जाना, तो उबाऊपन। यहाँ पर जो इसका इस पोएम का जो लाइन है, इसमें इस शब्द का अर्थ निकल रहा है उब जाना, है ना, उब जाना, किसी चीज़ से हम उब जाते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे उब गया हूँ। यहाँ पे दी मतलब तुम, यू, है ना, तुमसे। तो ये भी पुराना इंग्लिश का जो शब्द है ना, मॉडर्न में इसको हम यू कहकर बुलाते हैं। तो यहाँ पर इस पूरे लाइन में कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहकर उब नहीं गया हूँ। कहने का अर्थ है कि सच्चे प्रेम में कभी उब नहीं होती। कभी अपने प्रेम की गहराई व्यक्त करते हैं यहाँ पे, राइट। इन दोनों लाइंस का जो मीनिंग निकलता है कि हे मेरी सबसे प्रिय प्रेयसी, मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूँ, है ना, मैं तुम्हारे साथ रहकर उब नहीं गया हूँ। ये मत सोचो कि मैं तुम्हारे साथ रहकर उब गया हूँ इसलिए अब मैं कहीं जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है, राइट। Nor in the hope the world can show a fitter love for me, but since that I must die at last, 'tis best to use myself in jest, thus by faint death to die. यहाँ पर इसका मीनिंग हम लोग पहले निकाल लेते हैं कि क्या इसका अर्थ है, समझ लेते हैं। नर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो, इसका अर्थ है कि और ना ही इस आशा में जा रहा हूँ कि दुनिया मुझे तुमसे बेहतर कुछ दे सकती है कि नहीं। वर्ल्ड यानी संसार, कैन शो यानी मुझे कुछ दे सकती है, यहाँ पे कुछ दिखा सकती है ना। मैं इस आशा में नहीं जा रहा हूँ, होप का मतलब होता है आशा, ठीक है। तो मैं ना ही इस आशा में जा रहा हूँ कि दुनिया मुझे तुमसे बेहतर कुछ दे सकती है ना। और फिर नेक्स्ट लाइन में कहते हैं यहाँ पर कि ए फिटर लव फॉर मी। फिटर लव का मतलब होता है कि मुझे तुमसे अधिक उपयुक्त प्रेम कहीं और मिलेगा, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। इस दोनों लाइन का मीनिंग हम लोग समझते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि प्रेमिका उसके लिए संसार की सबसे अनमोल वस्तु है, धन वैभव या कोई अन्य वस्तु उसके प्रेम से बढ़कर नहीं है। और कवि अपनी प्रेमिका के प्रति पूर्ण निष्ठा और विश्वास व्यक्त करते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि मैं ना ही इस आशा में जा रहा हूँ कि दुनिया मुझे तुमसे बेहतर कुछ दे सकती है, और ना ही मुझे तुमसे अधिक उपयुक्त प्रेम कहीं और मिलेगा, है कि नहीं। तो इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ, राइट। यहाँ पर एक शब्द आया है, देखिए, फिटर लव। फिटर लव का मतलब होता है बेटर स्वीट हार्ट, यानी बेहतर प्रेमिका, है ना, बेहतर प्रेमिका, राइट। फिटर लव का मीनिंग है बेहतर प्रेमिका, है ना। मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मुझे तुमसे कोई बेहतर मिल जाएगी, है ना, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ, ये मत सोचो, है ना। अक्सर सोचने लगती हैं, इसलिए ये बात कवि कह रहे हैं उनसे, राइट। बट सिंस दैट, यहाँ पर फिर से थर्ड लाइन में, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, दिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, दस बाई फेंट डेथ टू डाई। यानी इसका लिटरल मीनिंग है बट सिंस दैट आई, यानी लेकिन क्योंकि मैं, है ना। अब कवि अपने जाने का वास्तविक कारण बताते हैं, बताने की एक भूमिका बना रहे हैं, ठीक है। डायरेक्टली रीज़न नहीं बता रहे हैं, एक भूमिका बांध रहे हैं कि बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, यानी एक दिन मुझे भी मरना ही है। मस्ट डाई, है ना, डाई, यहाँ पर हम लोग DIE शब्द का इस्तेमाल करते हैं डाई के लिए, लेकिन पुराने अंग्रेजी में DYE का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, इसलिए यहाँ पर इस तरह से यूज़ हुआ है, राइट। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि एक दिन मुझे मरना ही है, इसलिए, यानी यहाँ पर इन दोनों लाइन का यहाँ पर मीनिंग क्या निकलता है
कि अब कवि अपने जाने का वास्तविक कारण बताते हुए एक भूमिका बना रहे हैं और कह रहे हैं कि जीवन अस्थायी है, मृत्यु निश्चित है, इसलिए मनुष्य को हर परिस्थिति का साहसपूर्वक सामना करना चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट लाइन में यहाँ कहते हैं कि टू यूज़ माई सेल्फ इन जेस्ट, है ना। यहाँ पर देखिए, टू यूज़ माई सेल्फ इन जेस्ट, यहाँ पर भी यहाँ एक वर्ड आया है JEST, है ना, JEST, जेस्ट। जेस्ट का मीनिंग होता है जोक, है ना, जोक। जोक का मतलब होता है मजाक उड़ाना, है ना, तो मजाक, राइट। चलिए, तो इस लाइन का मीनिंग क्या है कि सॉरी, अच्छा है कि मैं पहले से ही स्वयं को इसकी आदत डाल लूँ, है ना। यानी टू यूज़ माई सेल्फ इन जेस्ट, इसका मतलब है कि कवि अपने थोड़े समय के बिछड़ने को मृत्यु के अभ्यास के समान मानता है ना। मतलब वो अपनी प्रेमिका को ये बताने का प्रयास कर रहा है कि तुमसे बिछड़ने का अर्थ है कि मृत्यु, खुद को मृत हो जाना, है ना। तो मृत्यु के समान मानते हैं वो, इसीलिए ये कहते हैं कि अच्छा है कि मैं पहले से ही स्वयं को इसकी आदत डाल लूँ, है ना। दस बाय फेंट डेथ टू डाई, यहाँ पर इसका मीनिंग हुआ कि इस प्रकार इन छोटे छोटे बिछड़ावों के रूप में झूठी मृत्यु का अनुभव करूं, है ना। मतलब अगर इस तरह से बीच बीच में अगर हम किसी कारण से बिछड़ते रहें तो ये बिछड़न जो है ये एक झूठी मृत्यु के समान हम अनुभव कर सकते हैं। यानी कवि कह रहे हैं कि प्रेमियों का थोड़े समय का बिछड़ना भी मृत्यु जैसा लगता है, पर यह स्थायी नहीं होता, इसलिए इससे डरना नहीं चाहिए, राइट। नेक्स्ट लाइन है, येस्टरनाइट द सन वेंट हेंस। यहाँ पर देखिए SUN, सन अभी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो पुराने अंग्रेजी में SUNNE का इस्तेमाल किया जाता था, है ना। तो ये जॉन डन जो हैं, ये इनके जो भी रचनाएं मिलेंगी आपको, उसमें सारे लगभग बहुत सारे शब्द मिलेंगे जो ओल्ड इंग्लिश में प्रयोग किए जाते थे, है ना। येस्टरनाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज हियर टुडे, येट एंड येट इज हियर टुडे, है ना। इसका क्या अर्थ है? येस्टरनाइट यानी कल रात, सन वेंट हेंस, सन वेंट यानी सूर्य अस्त हो गया, यानी कल रात सूर्य अस्त हो गया। सूर्य का डूबना एक अस्थायी विदाई है, स्थायी अंत नहीं है, क्योंकि सूरज को फिर से कल आना है, इसलिए ये कह रहे हैं कि अस्थाई, है ना, स्थायी नहीं है ना, टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। एंड येट इज हियर टुडे, यानी लेकिन आज फिर वापस आ गया। अब कल सूरज डूबा था, आज फिर वापस आ गया। मतलब जिस प्रकार सूर्य फिर लौट आता है, उसी प्रकार कवि भी अपनी प्रेमिका के पास लौट आएगा, ये बात बताने का प्रयास कर रहे हैं। ही हैथ नो डिज़ायर नन सेंस नॉर सेंस, है ना। यहाँ पर हैथ यूज हुआ है, हैथ, HATH। इसका मीनिंग है कि हैज़, हम लोग हैज़ हैव इस्तेमाल करते हैं, ही के साथ हैज़ आता है ना। तो यहाँ पर हैथ जो शब्द है ये भी ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, इस यहाँ पर हम लोग इसको हैज़ पढ़ेंगे। ही हैज़ नो डिज़ायर नर सेंस, इसका मतलब क्या हुआ कि सूर्य के पास ना इच्छा है, डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा, और ना ही सेंस है, यानी कोई भावनाएं भी नहीं है ना। नर हाफ सो शॉर्ट वे, यहाँ पर देखिए एक और नेक्स्ट लाइन में, नर हाफ सो शॉर्ट अवे, यानी हाफ शब्द हम लोग अभी कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और शब्द आया है हाफ, है ना, HALFE। ये E एक्स्ट्रा अभी हम लोग जो हैं हटा देते हैं, ये पुराने अंग्रेजी में ये E भी एक्स्ट्रा आ जाता था, HALFE, ये सही स्पेलिंग होता था पुराने अंग्रेजी में, बट अब हम लोग सिर्फ इस्तेमाल करते हैं हाफ, हाफ मतलब आधा, है ना, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नर हाफ सो शॉर्ट अवे, इसका मतलब है कि और उसे तो बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ती है ना, उनके लौटने का कोई शॉर्टकट तो है नहीं, है ना। सूरज के लौटने का कोई शॉर्टकट नहीं है, वो जैसे जाते हैं वैसे ही आते भी हैं, है ना। तो उतना ही डिस्टेंस को वो कवर कर रहे होते हैं। कवि की यात्रा सूर्य की तुलना में बहुत छोटी है, इसलिए उनका लौटना और भी निश्चित है, ये बात बताने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। फिर यहाँ कह रहे हैं कि देन फियर नॉट मी, यहाँ देखिए एक और शब्द आया है फियर,
FEARE, है ना, फियर। यहाँ फियर जो वर्ड है ये एक्चुअली अभी हम लोग FEAR, फियर यानी डर, ये इस्तेमाल करते हैं, है ना। ये पुराने अंग्रेजी वाले शब्द हैं, फियर नॉट मी। यहाँ पर इसका मीनिंग है इसलिए मुझसे मत डरो, है ना, डरो नहीं, है ना, मैं निश्चित लौट कर आऊँगा। यहाँ पर कवि प्रेमिका को विश्वास रखना दिलाना चाहते हैं कि कवि अवश्य लौटेंगे, है ना। बट बिलीव दैट, यहाँ पर देखिए एक और शब्द है, बट बिलीव दैट आई शैल मेक। यहाँ बिलीव जो शब्द है, अभी देखिए हम इस तरह से तो बिलीव नहीं लिखते हैं, है ना, हम लोग लिखते हैं BELIEVE, बिलीव यानी विश्वास करना, है ना। लेकिन यहाँ देखिए पुराने ओल्ड इंग्लिश में बिलीव कैसे लिखाता था, है ना, ये बिल्कुल भी डिफरेंट है, राइट। तो चलिए यहाँ पर जो है कह रहे हैं कि बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज, यहाँ पर कहते हैं कि बल्कि विश्वास करो कि मैं, कभी अपनी वापसी का वचन देता है और कहते हैं कि स्पीडियर जर्नीज सिंस आई टेक, यानी और भी जल्दी यात्रा पूरी करूँगा। सूरज को तो और भी समय लगता है, मैं तो सूरज से भी जल्दी लौटूंगा क्योंकि मेरी यात्रा बहुत छोटी है, सूरज की यात्रा तो बहुत लंबी होती है ना। तो वह जल्दी लौटने की पूरी कोशिश करेंगे। और कहते हैं कि मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही, इसका अर्थ है क्योंकि मेरे पास सूर्य से भी अधिक पंख और एड़ियाँ यानी गति है ना। यह एक एक्चुअली रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रेम कवि को इतनी शक्ति देता है कि वह शीघ्र लौट सके, है कि नहीं, इसलिए कहते हैं। यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हुआ है स्पर्स देन, है ना, स्पर्स, ये देखिए ये जो स्पर्स शब्द का यूज़ हुआ है, स्पर्स का मतलब क्या होता है, चलने योग्य, है ना, चलने योग्य। स्पर्स जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है चलने योग्य, राइट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा है, ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर दैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल कैनॉट एड अनदर आवर, नर अ लॉस्ट आवर रिकॉल बट कम बैड चांस। ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर। फीबल का मतलब यहाँ पर जो शब्द यूज हुआ है फीबल, फीबल का अर्थ होता है कमज़ोर, है ना। तो ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर यानी मनुष्य की शक्ति कितनी कमज़ोर है। इसका अर्थ है कि मनुष्य प्रकृति और भाग्य के सामने असहाय है ना। दैट इफ़ गुड फॉर्च्यून फॉल, यानी यदि अच्छा भाग्य मिल जाए, कुछ अच्छा जीवन में हो जाए, यानी सफलता भी हमेशा स्थायी नहीं होती, है ना। तो कुछ अच्छा भी अगर जीवन में होता है तो कैनॉट ऐड अनदर आवर, कैनॉट ऐड यानी वह जीवन में 1 घंटा भी नहीं बढ़ा सकता कि बहुत अच्छा चल रहा है चलो 1 घंटा जीवन में और बढ़ा लें, ऐसा संभव ही नहीं हो पाता, कितना कमज़ोर है मानव। और नर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, ऐसा भी नहीं है कि बीता हुआ समय वापस भी ला सकता है ना। सोचिए, ना तो वो अच्छे समय में 1 घंटा और बढ़ा सकता है और ना ही बुरे दौर में 1 घंटा घटा सकता है और ना बीते हुए समय को वापस ला सकता है कि नहीं। यहाँ पर कवि कहने का ये प्रयास कर रहे हैं कि धन, शक्ति, सफलता मृत्यु को नहीं रोक सकते और समय सबसे मूल्यवान है, जो समय चला गया वह कभी वापस नहीं आता, है ना। बट कम बैड चांस, है ना, इसका मतलब है कि लेकिन दुर्भाग्य आ जाए, है ना, कितना भी कोई बुरी परिस्थितियाँ अचानक आ सकती हैं, है ना, बुरी परिस्थितियाँ तो कभी भी आ सकती हैं। And we join to it our strength, and we teach it art and length, and itself or us to advance। यहाँ WEE यूज़ हुआ है, यहाँ भी WEV होता है ना। यहाँ जॉइन JOIN, है ना, जॉइन होना चाहिए, ये पुरानी अंग्रेज़ी का यूज़ किया गया है ना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इसको हम लोग जो हैं इसका मीनिंग समझते हैं। एंड वी जॉइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, इसका मतलब हुआ कि और हम साहस के साथ उसका सामना करते हैं, है ना, साहस के साथ, अपने स्ट्रेंथ के साथ, है ना, उसका सामना करते हैं। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, है ना। एक्चुअली इसका मतलब हुआ कि हमें कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, है ना। और कह रहे हैं कि तो हमें उससे भी लंबा और कठिन बना देते हैं। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, इसका मतलब हुआ कि अत्यधिक चिंता हमारी परेशानियों को और बढ़ा देती है। इट्स सेल्फ ओवर अस टू एडवांस,
यानी जिससे वह हम पर हावी हो जाती है ना। इसका अर्थ है कि डर और चिंता हमारी कमजोरी बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेंजा है, when thou sighs not wind, but sighs my soul away, when thou weepst unkindly kind, my life blood doth decay. It cannot be that thou lovest must me as thou sayest, if in thine my life thou waste, thou art the best of me. यहाँ पर ये बहुत सारे दाई दाव का इस्तेमाल हुआ है जो कि पुराने अंग्रेज़ी में यूज़ हुआ करता था, है ना। तो चलिए हम लोग बारी बारी से इसको समझते हैं। यहाँ जो शब्द यूज़ हुआ है SIGH *ST, है ना, इसका एक्चुअली मीनिंग है साई, SIGH। अभी हम लोग मॉडर्न इंग्लिश में SIGH साई इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब होता है आहें भरना, ठीक है। और यहाँ भी यही शब्द यूज़ हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ नीचे भी यही शब्द यूज़ हुआ है। और यहाँ जो यूज़ हुआ है विंड, आप देखिए WIND, विंड, विंड मतलब होता है हवा, है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर WINDE का यूज़ हुआ है। फिर सोल में SOUL, सोल, सोल मीन्स आत्मा होता है, यहाँ पर SOULE का प्रयोग हुआ है ना। वीप का देखिए इसमें फिर ST लगा दिया गया है, जबकि दाव। और एक शब्द है यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा, आप देखेंगे ये जो पुरानी अंग्रेज़ी होती है इसमें इस तरह के चीज़ें यूज़ की जाती है ना, बट अभी इसका यूज़ नहीं होता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक शब्द यूज़ हुआ है दाव, THOU, है ना, दाव। अब यहाँ पर इसका क्या मीनिंग है, यू, है ना। दाव का मीनिंग यहाँ पर है यू, ठीक है ना। इसको यूज़ समझना है हमें, क्लियर है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका एक्चुअल मीनिंग। व्हेन दाउ साई नॉट विंड, इसका मतलब है कि जब तुम भरती हो तो केवल हवा नहीं निकलती, यानी प्रेमिका की हर आह उसके गहरे दुख को प्रकट करती है ना। कहते हैं कि बट साई माई सोल अवे, बल्कि मेरी आत्मा को भी अपने साथ ले जाती हो। प्रेमिका का दुख कवि को भी अत्यंत पीड़ा देता है, इसलिए ये बात वो कह रहे हैं। When thou weeps unkindly kind, यहाँ पर जो यूज़ है when दाव फिर यानी तुम, जब तुम रोती हो। वीप शब्द यूज़ हुआ है, वीप मतलब रोना। तो अनकाइंडली काइंड, तुम्हारी दया भी मेरे लिए निर्दयता बन जाती है जब तुम रोती हो। यानी प्रेमिका का रोना कवि को और अधिक दुखी करता है ना। माई लाइफ्स ब्लड डॉथ डिके, यानी मेरा जीवन रक्त सूखने लगता है जब तुमको रोते हुए देखते हैं, दुखी देखते हैं। यानी प्रेमिका का दुख कवि के जीवन की शक्ति को कम कर देता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। इट कैनॉट बी मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। कवि चाहता है कि उसकी प्रेमिका दुखी ना हो, है ना। दैट दाउ लव्स मी एज दाउ सेज, यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि तुम सचमुच मुझसे प्रेम करती हो, यानी सच्चा प्रेम विश्वास और धैर्य सिखाता है, इसलिए वो कह रहे हैं कि यदि तुम सचमुच मुझसे प्रेम करती हो। इफ़ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, दाइन यानी तुम्हारा, यहाँ पर फिर ये ओल्ड इंग्लिश का यूज़ हुआ है। यदि अपने दुख से तुम मेरे जीवन को भी नष्ट कर रही हो, है ना। इफ़ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, यानी अपने दुख से तुम मेरे जीवन को भी नष्ट कर रही हो। प्रेमिका की चिंता कवि को भी मानसिक रूप से कमज़ोर बना रही है, ये इसका अर्थ है, ठीक है। दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, यानी क्योंकि तुम मेरे जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ हिस्सा हो। यानी प्रेमिका ही कवि के जीवन का आधार और उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। नेक्स्ट स्टेंजा है कि लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट, यहाँ पे THY, दाई का मतलब होता है योर, तुम्हारा, ठीक है। और एक शब्द यूज़ हुआ है डिवाइनिंग, है ना। डिवाइनिंग का मतलब होता है भविष्य देखने वाला, है ना, प्रोफेटिक, राइट। तो चलिए इसको हम लोग जान लेते हैं, इसको भी इसको समझते हैं। लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट, इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ हुआ कि अपने अनुमान लगाने वाले मन को यानी प्रेमिका को बेकार की आशंकाएं नहीं पालनी चाहिए। इसलिए वो अनुमान लगाती है ये जाएंगे या वापस कैसे आएंगे, नहीं आएंगे, इनके साथ क्या होगा, ये अलग अलग चीज़ें मन में चल रही होती हैं। इसलिए कहते हैं कि ये बेकार की आशंकाएं हैं, ये मन में नहीं पालना चाहिए।
फोर थिंक मी एनी एल, फोर थिंक मी, फोर थिंक का मतलब होता है पहले ही कोई चीज़ सोच लेना, ठीक है। और इल मतलब बुरा, किसी के बारे में पहले ही कोई चीज़ बुरा मन में चलने लगना, राइट। तो यहाँ इसका अर्थ है कि नकारात्मक सोच केवल दुख बढ़ाती है, इसलिए मेरे बारे में कोई बुरी बात पहले से मत सोचो, ये बात वो कह रहे हैं इस लाइन के द्वारा, ठीक है। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, अब यहाँ बहुत ही अच्छी बात कही जा रही है। डेस्टिनी, डेस्टिनी का अर्थ होता है भाग्य, है ना। भाग्य शायद तुम्हारा साथ दे, है ना। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, है ना, यहाँ पर फिर से यूज़ हुआ है एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, यानी या तुम्हारे डर को सच कर दे। हो सकता है कि तुम जो मन में पहले से ही सोच रही हो, कहीं भाग्य तुम्हारे उस मन की बात को सच कर दे, तो क्यों ना तुम अच्छा सोचो, क्योंकि जो चीज़ बुरी चीज़ें तुम्हारे मन में चल रही हैं तो वो हो सकता है कहीं भाग्य भी वो चीज़ उसको सच कर दे, है ना। क्योंकि मनुष्य भविष्य नहीं जानता, इसलिए डरने के बजाय विश्वास रखना चाहिए, राइट। नेक्स्ट है कि बट थिंक दैट वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, कहने का अर्थ है कि बल्कि यह सोचो कि हम यानी कवि कह रहे हैं, कवि सकारात्मक सोच अपनाने की सलाह दे रहे हैं अपनी प्रेमिका को और कह रहे हैं कि बस थोड़ी देर के लिए सोने गए हैं। ऐसा सोच लो कि हम लोग बिछड़े नहीं हैं, बस थोड़ी देर के लिए अलग अलग सोने जा रहे हैं। यह बिछड़ना केवल अस्थायी है, इसलिए तुम्हें ये सोचना है कि हम लोग थोड़ी देर के लिए कहीं दूसरी जगह सोने जा रहे हैं, राइट। बस इतना ही दिमाग में सोचना है, इससे अधिक नहीं सोचना है। आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप का मतलब होता है कि बस थोड़ी देर के लिए सोने गए हैं, यह समझ लेना है। यह बिछड़ना केवल अस्थायी है। दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी, यहाँ पर बहुत ही लास्ट, ये जो लास्ट के दो लाइन से इसको समझेंगे। दे हु वन अनदर कीप, यानी जो एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं, वन अनदर एक दूसरे से, है ना। तो जो एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं, यानी सच्चे प्रेमी कभी वास्तव में अलग नहीं होते, है ना। अलाइव नेवर पार्टेड बी, यानी जब तक जीवन है, अलाइव, अलाइव शब्द यूज हुआ है। अलाइव का मतलब होता है जब तक जीवन है, तो नेवर पार्टेड बी, पार्टेड मतलब अलग होना और नेवर मतलब कभी नहीं, यानी जब तक जीवित हैं वे वास्तव में कभी अलग नहीं होते। सच्चे प्रेमी कभी वास्तव में अलग नहीं होते। सच्चा प्रेम शारीरिक दूरी से समाप्त नहीं होता। विश्वास, निष्ठा और प्रेम प्रेमियों को हमेशा एक दूसरे से जोड़े रखता है, राइट। तो ये था इसका पूरे पोएम का मीनिंग। आशा है ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक लाइन को हमने बारीकी से आपको समझाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कोई आपको डाउट रह जाता है तो आप निश्चित रूप से हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए, तो आज के क्लास में इतना ही। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।